वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज अपनी डेट जो है वो 9 तारीख हो चुकी है। 9 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे ये हैं दिए गए नंबर्स जिन पे आप कॉल करके पीडीएफ भी ले सकते हो। और हमारा ये है टेलीग्राम चैनल, उस पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, करंट अफेयर्स की और भी टॉपिक्स होते हैं, सब कुछ इसी में आपको देखने को मिलेंगे। देखते हैं भाई आज के हमारे आर्टिकल्स। ये हैं इंपॉर्टेंट 5 आर्टिकल्स, जिसमें सबसे पहले तो म्यांमार के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इकोनॉमिक्स ऑफ फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर एस्ट्रोफिजिकल, वेटलैंड्स और नीतिश। सबसे पहला है म्यांमार के ऊपर। अब म्यांमार देखिए, बहुत टाइम हो चुका है, म्यांमार में बहुत ज्यादा तख्ता पलट, मिलिट्री कूप होते ही रहते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एथनिसिटी के लोग रहते हैं। तो बहुत बार यूएन, आसियान, जापान, म्यांमार के और लोगों ने यहाँ पे जो है वो एक तरीके से बेटर इसको करने की कोशिश की है कि वहां पे ठीक ठाक करे, पर फिर भी म्यांमार की प्रॉब्लम्स अभी तक भी सॉल्व नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है एक पॉलिटिकल क्लास है जिसका नाम है राष्ट्रीय एकता सरकार, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। एक ऐसा ग्रुप है जिसने अपने आप को एक सैन्य इकाइयों के माध्यम से बना दिया है, सैन्य इकाई बना दी है अपनी। ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने जो है अलग अलग जातियों में अपने आप को बांट दिया है। थाईलैंड के बॉर्डर पर जो जो टच करते हैं यहाँ पर, और चाइनीज बॉर्डर पे, वहां पे हैवी टोल लगाना शुरू कर दिया है। ठीक है। और जो वहां की मिलिट्री है, टाटमाडा, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा विरोध उनके अगेंस्ट यहाँ पे चल रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स वहां पे काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, और इसका रिजल्ट अब ये है कि इंडिया जो है, अब आज के टाइम पे इंडिया भी इसके लिए क्या करे, इंडिया यहाँ पर अपनी अपनी पॉलिसीज लेके आ सकता है। पॉलिसीज का मतलब है कि भाई इंडिया यहाँ पर जो है वो एक पीस बनाने के लिए, क्योंकि म्यांमार से हम लोग भी डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, हमारा नॉर्थ ईस्ट शेयर करता है, तो उसके लिए भी हम लोगों को ऐसी पॉलिसीज लेकर के आनी है जो थोड़ी सी इजी रहे। ठीक है। साथ ही साथ वहां से जो अगर रेफ्यूजीज वगैरह का फ्लो होता है मिजोरम और बाकी रीजन में, वो भी स्टॉप करवाना है, और पीस को भी यहाँ पर बना के रखना है। और जो फ्रीडम के लिए डिमांड हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए, मतलब ऐसा नहीं करना कि हम वहां पर कुछ इंटरफेयर कर रहे हैं, नहीं तो फिर इंटरफेरेंस एक नेगेटिव वे में चला जाता है। इंटरफेरेंस नहीं करनी, लेकिन हाँ जो वहाँ की प्रॉब्लम्स है उनको सुलझाने की वहां पे ट्राई जरूर करना है। ठीक है। वो चीज है यहाँ पर। और साथ ही साथ वहां पर इंडिया और म्यांमार का जो फ्री मूवमेंट रिजाइम है वो यहाँ पर काफी ज्यादा रोक दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर फ्री मूवमेंट करेंगे तो हो सकता है उस फ्री मूवमेंट के बहाने वहां पर इंसर्जेंसी बढ़ जाए। है ना, होती है ना ये चीजें, इंसर्जेंसी हो जाए, इमिग्रेशन ज्यादा होने लग जाए, तो ये एक इशू रह जाता है वहां पर, ये प्रॉब्लमेटिक इशू हो जाता है। तो उसको यहाँ पर स्टॉप करने के लिए ये सारे पॉइंट्स इंडिया ने अडॉप्ट किए हैं, ताकि ये चीज एक तरीके से अगर कभी भी होता है तो उसको हम पहले ही स्टॉप कर ले। ठीक है। रेफ्यूजीज के बारे में भी, इंसर्जेंसी जो ग्रुप है वहां का, उसको भी एक तरीके से बनाए यहाँ पर। प्लस साथ ही साथ गवर्नमेंट भी यहाँ पर, जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी यहाँ पर बोला है कि भाई कंप्लीट फेंसिंग कर दो उधर, ताकि वहां से जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इलीगल ड्रग्स, गुड्स स्मगलिंग वगैरह करने वाले जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर स्टॉप करवा दिया जाए। ठीक है। ताकि ये सब चीजें सही हो जाए। ऐसे ही हमारा सेकंड आर्टिकल है, एक रिपोर्ट आई है, इकोनॉमिक्स ऑफ फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। ये रिपोर्ट पब्लिश किसने करी है? वो है फूड सिस्टम इकोनॉमिक्स कमीशन द्वारा पब्लिश की गई है, जिसमें ये बताया है कि जो फूड की खाद्य प्रणाली है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन करने की जरूरत है। और ये फूड सिस्टम इकोनॉमिक्स कमीशन एक तरीके की एक प्राइवेट कमीशन है जो कि इन चीजों के ऊपर काम देखती है। ठीक है। जो कि ये बताते हैं कि भाई फूड सिस्टम जो है उसमें क्या और सुधार करने की जरूरत है। तो इन्होंने ये बोला कि आज के टाइम पे जो परिवारणीय लागत जो है उसकी $3 ट्रिलियन पहुंच चुकी है, और हेल्थ इसमें और ज्यादा नुकसान होगी, तो हेल्थ की कॉस्ट भी इसमें 11 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। इन्होंने बोला कि भाई जो भी हमारा खाना है वो खाना बहुत ज्यादा एनवायरमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब होता है एनवायरमेंट के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है। 4 से 8% जीडीपी तक पहुंच रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन करने की ये जरूरत है। ठीक है। लोअर इनकम कंट्रीज जो यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान झेल रही है उनके लिए, करंट ट्रेंड्स जो है फूड के,
वो चेंज करने की जरूरत है। आगे आने वाले समय में बहुत से लोग होंगे जो कि अंडरवेट होंगे, कई लोग ओबेसिटी से सफर कर रहे होंगे, तो जो क्यों इस तरीके की चीजें, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन करने की बहुत ज्यादा नीड है। तो फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन जो है, अगर कल को ऐसा होता है तो हमारी काफी सारी समस्याएं हेल्थ की और क्लाइमेट की सुधर जाएंगी। ठीक है, हेल्दी डाइट्स हो गया, और कार्बन का यहाँ पर जो हम कहते हैं ना कि फूड सिस्टम भी कार्बन को यहाँ पर लेकर के आता है, तो वो स्टॉप भी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन में जो है, सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं 2040 की शुरुआत में ही नेट नेगेटिव हो सकता है। और सबसे ज्यादा ब्राजील और बाकी अमेरिका में ये चीज देखने को मिलेगी। तो इंडिया, अगर मैं बात करूं, इंडिया अपने फूड के सिस्टम को सुधारने के लिए क्या कर रहा है? बहुत छोटी सी पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम फसलों में विविधीकरण लेके आ रहे हैं। जरूरी नहीं है हम सिर्फ गेहूं पे ध्यान दें, हम मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, इनको भी उतना ध्यान देते हुए उनको भी हम सस्टेनेबल बना रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में भी हम लोग यहाँ पे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, एफपीओस को बना रहे हैं। विमेन एम्पावरमेंट, जितने भी यहाँ पर फूड के कल्चर्स है उसमें विमेन को हम यहाँ पर योगदान ज्यादा दे रहे हैं। फूड सिस्टम हम अच्छा लेकर के आ रहे हैं। सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पोषक कार्यक्रम, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, ये सब लेके आ रहे हैं, मिड डे मील्स, ये सब पॉइंट्स लेके आ रहे हैं ताकि एक बेटर फूड की अपॉर्चुनिटी दी जा सके। ठीक है, ये था हमारा एक आर्टिकल, याद रखिएगा, पीडीएस भी इसमें लिखा ही हुआ है। पीडीएस हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें। बाकी आप ये देखेंगे कि इस पूरे में फूड सिस्टम के ऊपर बात की जा रही है। इंडिया में फूड सिस्टम को एक तरीके से सही करने की जिम्मेदारी FSSAI के ऊपर होती है। वो यहाँ पर पूरी तरीके से देखता है। ठीक है भाई, ऐसे ही हमारा थर्ड आर्टिकल है एस्ट्रोफिजिकल एंजिमा। अभी एस्ट्रोनॉमर्स ने, ये मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा आर्टिकल है ये, एग्जाम के लिए छोटा सा पढ़ के जाइएगा बस। एस्ट्रोफिजिकल एनिग्मा पहेली है एक तरीके से ये, जिसमें जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने यहाँ पर अलग अलग चीजों के बारे में, उनको जो है मतलब एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उनको बहुत ज्यादा ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं जो अजीबोगरीब हो जाती हैं, जो उनकी समझ के पार होती हैं। ठीक है, उन्होंने अभी एक रिसेंट डिस्कवरी देखी है जिसमें एक न्यूट्रॉन है जो कि ना तो तारा है और ना ही ब्लैक होल है। ठीक है, ये सब न्यूज में है। तो न्यूट्रॉन स्टार्स जो है ना, वो एक तरीके से डेंसेस्ट घनित एक वस्तुओं में से है, जो कि एटॉमिक न्यूक्लियस जितना बड़ा है। और ये जितना भारी होता है, उसके ब्लैक होल जो कि उतना और ज्यादा घना होता है, इसके गिरने की संभावना भी उतनी ज्यादा होती है। तो ये घनत्व एक यहाँ पे देखा गया कि ग्रेविटेशन पुल भी बहुत ज्यादा है। तो ये डिस्कवरी एक तरीके से बहुत ही अलग तरीके से डिस्कवरी देखी गई है। और ये NGC 1851 स्टार क्लस्टर के रूप में देखी गई है। और ये है मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप की हेल्प से पूरी ऑब्जर्वेशन देखी गई है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ताकि प्रॉपरली इसमें ऑब्जेक्ट्स के बीच की ऑर्बिट्स और डिटेल्स वगैरह काफी सही तरीके से देखने को मिली। और ये पता चला है कि एक ऐसा सिस्टम है NGC जो कि हमारे सूर्य से लगभग 4 गुना अधिक ज्यादा वजनी है, ऐसा पता चला है। ठीक है, तो ब्लैक होल के ऊपर ये सारी चीजें देखने को मिली है। इसमें ये पता चला है कि कभी, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, एक पल्सर करके एक चीज बताई बताई गई है। तो दो न्यूट्रॉन स्टार्स को कंबाइन कर देंगे तो पल्सर जैसी एक चीज बन जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में भी काफी मतलब काम चल रहा है इसके ऊपर। ठीक है भाई, ऐसे ही हमारा टॉपिक है वेटलैंड्स फ्लरिशिंग, आर्द्र भूमियों का उत्कर्ष। आर्द्र भूमि यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो अभी आया था 2 तारीख को, उसमें ये है पहले तो वही कि भाई 75 हमारी रामसर साइट्स आ चुकी हैं, है ना। अब उसके अंदर कुछ नई रामसर साइट्स को भी ऐड किया गया है, जैसे कि कौन कौन सी, अंका समुद्र बर्ड कंजर्वेशन सेंचुरी, आघा नाशिनी एस्चुरी, मगादी करे। ठीक है, ये तीनों कहाँ की हैं? ये कर्नाटका की हैं जो बनाई गई हैं इसमें। उसके अलावा तमिलनाडु की है करावती, और एक और है तमिलनाडु की लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, तो रामसर साइट में सबसे पहली आई है अंका समुद्र बर्ड कंजर्वेशन सेंचुरी, जो कि एक बहुत पुराना विलेज इरिगेशन टैंक है, बहुत पुराना बनाया गया था। अघा नाशिनी एस्टुरी जो है, ये भी अघा नाशिनी रिवर के पास देखने को मिलेगा, अरेबियन सी में। मगादी करे कंजर्वेशन जो है, ये भी आपको बहुत ज्यादा बर्ड्स वगैरह वहां पे आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, वो आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। फिर है कराई बेत्ती बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, काफी बड़ा वेटलैंड है तमिलनाडु का। ऐसी लॉन्गवुड शोला रिजर्व है, नीलगिरी ब्लैक चाइंड, नीलगिरी लाफिंग थ्रश, ये सब है इसमें। तो वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए भारत ने जो 1971 2 फरवरी को यहाँ पर
जो है गए थे यहाँ पर, और 1975 में इस ट्रीटी को साइन किया गया था, और भारत में अभी 75 से ज्यादा वेटलैंड साइट्स हो चुकी हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, अगस्त 2022 में 75 साइट्स हमने इंक्लूड कर दी थी। तो इस तरीके से इस बार की जो थीम थी 2024 की, वो क्या थी, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। तो वो यहाँ पे रखी गई थी, ये बताने के लिए कि वेटलैंड्स किस प्रकार से हमारे फ्लड में, वाटर में, बायोडायवर्सिटी, रिक्रिएशन में किस प्रकार से सहायता करते हैं। ठीक है, तो आपको अपने अपनी स्टेट्स के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपके अपनी स्टेट में से कौन कौन सी ऐसी जगह है जो कि वेटलैंड साइट्स में इंक्लूडेड है आज के समय में। ठीक है, नाम आपको सारे पता होने चाहिए। वही उसी प्रकार से हमारा एक अगला आर्टिकल नीतिश है। नीतिश क्या चीज है यहाँ पर, ये हमारी बिहार की गवर्नमेंट ने, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आईआईटी पटना के साथ मिलकर के ये एक बनाया है, जिसमें नीतिश नाम से ये पता चलेगा। नीतिश की फुल फॉर्म जो है वो क्या है, नॉवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। जिसमें क्या होगा, वॉइस मैसेज आ जाया करेंगे अगर कभी भी किसी फार्मर को या पब्लिक को बताना है कि भाई इस समय बाढ़ आ सकती है, कोई बहुत तगड़ी ग्रीष्म लहर, शीत लहर, कुछ ऐसा हो सकता है, मतलब डिजास्टर को अलर्ट करने के लिए। ठीक है, तो आधे घंटे पहले ही आपको जो है फार्मर्स को और पब्लिक को एक अलर्ट यहाँ पे जारी हो जाएगा, जिसमें ये पता चलता रहेगा। इस तरीके से ये अपने आप में एक डिवाइस है, ये पेंडेंट की तरह होता है जो कि अपने आप ही चार्ज होता रहता है। ये आपको मैकेनिज्म है, ये अपने वॉइस नोट भेज सकता है, या फिर अपना ये कलर जो है वो एकदम रेड में चेंज करेगा। ठीक है, या फिर ये एकदम से बताता रहेगा। ठीक है, तो ये वाटर प्रूफ डिजाइन एक तरीके से तैयार किया गया है, ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट और लाइटनिंग, जो बहुत जबरदस्त बिजली गिरती है या बाढ़ आ जाती है, उसे बचाने के लिए किया गया है। ठीक है ना, क्योंकि इस तरीके से बहुत बार ऐसा देखा गया कि 2020 से 1000 लोगों से ज्यादा की डेथ हो चुकी है सिर्फ लाइटनिंग स्ट्राइक से। ठीक है, तो बस मेन बात इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि इसको नीतीश कुमार के नाम पे क्यों रखा गया है, नीतीश नाम पे क्यों रखा गया है, तो ये गलत है। अगर आप इस तरीके की चीज बना रहे हो तो इसको जिस लीडर ने बनाया उसके नाम पे क्यों, मतलब जिस जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया उसके नाम पे रखो, या कुछ साइंटिफिकली नेम रखो। ये एक पॉलिटिकल लीडर के नाम पे एक डिवाइस को निकाल देना, ये एक सॉल्यूशन नहीं होता। ये एक तरीके से ये है, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकली गलत चीज है। आप भी बताइए आपको किस प्रकार से ये चीज लगती है। बाकी देखो, इंडिया ने तो बहुत चीजें करी हैं इस चीज के ऊपर। इंडिया ने एनडीएमए बनाया, एनडीएमए जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है पूरा। एनडीआरएफ बनाया हुआ है, पूरा वार्निंग सिस्टम डिजास्टर के ऊपर, पूरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सब कुछ यहाँ पे पूरा एक मैकेनिज्म तैयार किया हुआ है। तो एनडीएमए यहाँ पर बना हुआ है, और एनडीएमपी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी है जो कि तैयार है पूरा ठीक है भाई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी काफी ज्यादा है, जो कि आपको फोन मोबाइल नेटवर्क के थ्रू ही सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर देगा। ठीक है ना, तो ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको याद रखनी थी इस बार के लिए। और हमारे आज के क्वेश्चंस है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में आपको बनाने को मिलेगा ये। ठीक है, ये पग्गे पाका जो है एक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, ताकि हॉर्नबिल्स को कंजर्व किया जा सके। ठीक है, और ये जो है फेस्टिवल पक्के रिजर्व में बनाया जाता था, जहां पर 4 हॉर्नबिल की अलग अलग स्पीशीज यहाँ पे मिलती हैं। और ये जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है, नागालैंड भी इसमें हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाता है 1 दिसंबर को। ये जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है, ये वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड नहीं है। ठीक है, वल्नरेबल सिचुएशन में आती है। तो इस प्रकार से एक ये पग्गे पाका हॉर्नबिल फेस्टिवल अपने आप में न्यूज में था, अभी रिसेंटली मनाया गया था तो आप लोगों को ये पूरा एक फैक्ट जो है वो लर्न करना है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि पग्गे पाका वाइल्ड लाइफ जो है ये रिजर्व क्या चीज है। ठीक है, ऐसे ही हमारी एमपी लैड जो स्कीम चल रही है, उसमें ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट की गई है, मॉस्पी ने इसको पूरा फंड यहाँ पर तैयार किया है। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पर एमपी लैड्स के थ्रू स्टार्ट की गई है। अब एमपी लैड स्कीम आपको या तो पता होनी चाहिए, या तो आपको इसके अंदर ये पता होना चाहिए कि ये ई साक्षी क्या है। पहले मैं एमपी लैड्स के बारे में बता देती हूँ। एमपी लैड्स एक बहुत ही पुरानी एक स्कीम है जो इंडिया में चल रही है, इम्पोर्टेंट भी है। एमपी लैड स्कीम फुल फॉर्म है इसकी, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम में आती है ये। ठीक है, और इसमें होता क्या है, इस पूरी स्कीम में, ये 1993 से चलती आ रही है, लेकिन अभी 2016 में इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया है। जिसके अंदर होगा क्या कि हर साल एक एमपी को 5 करोड़ रुपए रिसीव होंगे, ढाई ढाई के इंस्टॉलमेंट में, जिसमें यहाँ पर वो लोग अपने अपने एरियाज में पूरा का पूरा काम जो है वो कंडक्ट करवाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह करवाएंगे। ठीक है, सीएजी भी इसके ऊपर पूरा ध्यान देता है पूरा का पूरा, तो उसी के तहत एक अलग से इसमें ई साक्षी स्कीम करके चलाया गया है।
ठीक है, तो ई साक्षी भी इसी के अंडर ही एक पॉइंट है जो कि इसमें चलाया गया। तो ये था एमपी लैट्स के बारे में। हमारा आज का मेंस क्वेश्चन भी एमपी लैट्स के ऊपर ही है। आपको पहले एमपी लैट वगैरह के बारे में एक्सप्लेन करना है कि एमपी लैट स्कीम क्या है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको बताना है कि अगर हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, जैसे कि ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लाया, ताकि ये पता चले कि डेवलपमेंट जो हमारे ये एमपीज कर रहे हैं वो किस किस रीजन में कहाँ कहाँ कर रहे हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी आती है। तो वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो ये आप कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय